हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का पार्ट। और ज्योग्राफी में आपको यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से स्टार्ट होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ज्योग्राफी जो है वो हर कंपटीशन में काम आती है। हर कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी हमारी चाहे यूपीएससी के रिलेटेड हो या कोई पीसीएस से रिलेटेड या एसएससी या कोई भी अदर कंपटीशन, टीचिंग लाइन का कंपटीशन हो या बच्चों आपकी छात्रवृत्ति का कंपटीशन, जैसे कि अभी ये जो छात्रवृत्ति आने वाली है श्रेष्ठा योजना की, तो श्रेष्ठा योजना में भी जो जीके का पार्ट होता है उस जीके के पार्ट में, और एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन जो होती है ना वो बच्चों, वो आपकी सामाजिक अध्ययन आप भी जानते हैं कि कई उससे बनती है इतिहास, और इतिहास प्लस नागरिक जीवन, और साथ ही साथ आपके नागरिक जीवन के साथ भूगोल, इनसे मिलकर बना होता है पूरा सामाजिक अध्ययन। तो उसमें भी काम आते हैं और 25 क्वेश्चंस उससे आएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इधर नॉलेज दे देती हूँ उसके बारे में, कई बच्चे यही जानना चाहते हैं कि क्या कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, किस तरीके से तैयारी करें। तो पहला आधार आप ये समझ लीजिए कि आपको श्रेष्ठा में पूरा आपको मतलब एक तो मैथ जो 8th क्लास का है, ज्यादातर आप 9th कक्षा के लिए जो प्रवेश ले रहा है वो 8th क्लास की जो मैथ है, 6th 7th 8th का ज्यादा फोकस है, तो मैथ को 8th का जो बेस बना ले बिल्कुल। और उसके बाद साइंस में भी क्वेश्चंस आपके 8th क्लास से ज्यादा पूछे जाएंगे। वैसे 6 7 जो आप पढ़ के आए हो ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत 10th लेवल का और कवर, क्योंकि हम जो तैयारी करा रहे हैं आप मेरी पूरी वीडियोस देख सकते हो पिछली की, वो भी सब 10th लेवल को टच करके हैं। और साथ ही साइंस के बाद वही एसएसटी आपकी, और एसएसटी के बाद आपका जीके तो अर्थात है, जीके तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो एक आप कोई जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हो, वरना हमारी बुक लीजिए जो मैं जिसका मतलब हमारे आप थंबनेल में भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि आप जो श्रेष्ठा की तैयारी 1 महीने में कैसे करें। तो उस बुक में आपके लिए 1 महीने के लिए पूरा दे रखा है, आप उससे तैयारी कर सकते हो। वहां फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी, अमेजोन से मिल जाएगी। वरना अगर बुक मंगानी है या आपको करना है तो मैं व्हाट्सएप चैनल भी दूंगी, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो व्हाट्सएप चैनल है वो मैं आपके लिए बिल्कुल बना दूंगी, जहां पे आप अपनी समस्याएं भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ जो भी हम आपके लिए डालेंगे सारा कुछ वो आपको पूरा इस व्हाट्सएप ऐप पे मिल जाए। और इसको जरूर देखें डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक से जाके आप जुड़ेंगे तो तैयारी कर पाएंगे। चाहे आप किधर भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद कोई कंपटीशन देना चाहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरेस्ट पेपर जैसे बीएड का, या आप अभी देने वाले हैं जैसे कोई भी तैयारी छात्रवृत्ति, ये भी तो एक इंटरेस्ट पेपर है। 9th क्लास में प्रवेश के लिए विद्या ज्ञान के, नवोदय के विद्या ज्ञान जो क्लास 6 के लिए होता है, और नवोदय भी क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी होता है। और साथ ही साथ आप कोई भी और कंपटीशन देते हैं, इंटरेस्ट पेपर के साथ साथ कोई भी और कंपटीशन देते हैं, उसके लिए भी हमारी क्लासेस बड़ी ना बेनिफिट देती हैं। ये नहीं है कि उसके लिए, क्योंकि आपको ये अपने अंदर एक थिंक बैठा लेनी है कि आपको क्या पूछना चाहता है जो भी एग्जामिनर है, कि बच्चे को 6 7 8 का और 9 10th का ये बेस आए। बेस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए बड़े पेपर पीसीएस या इनके पेपर की नहीं वो बोलेंगे हम, क्योंकि वो बहुत डीपली भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उनमें डीपली ज्यादा होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। बट लेकिन ये चीज पूछना ये बड़ा मतलब ये उनका जो चीजें होती है वो बेसिक से होती है। वो बेसिक अपना कौन होता है, वही 6 7 8 9 10, और 11 12th में थोड़ा और बढ़कर हो जाता है, पर लेकिन बेस बनाने के लिए आपको
आपको इन बुक्स का आना जरूरी है, एनसीईआरटी पैटर्न आना जरूरी है। और यूपी बोर्ड की बुक्स भी देख लें अगर हम उठा के, तो वो भी क्या है, एनसीईआरटी पैटर्न को काफी टच करते हुए पूरा टचअप है उसका। और साथ ही राजस्थान की जो बुक्स देखी जाए तो उसमें भी उनका चली रही है, राजस्थान बोर्ड में भी चल रही है, और अदर स्टेट में भी एनसीईआरटी का ज्यादा है। और जितने भी पेपर्स होते हैं ज्यादातर जो सेंटर से रिलेटेड होते हैं उनमें एनसीईआरटी आती है, पूछी जाती है। स्टेट रिलेटेड तो नहीं कह सकते हम, पर लेकिन सेंटर रिलेटेड जो होते हैं वो उनका जो पैटर्न होता है पूरा एनसीईआरटी बेस होता है। तो देखिए बच्चों, हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देती रहूंगी, ग्रुप पे भी देती हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी आपको, पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। आप जुड़े रहिए। हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, और प्लीज इसको बताइए कि ये कैसी लगी, जिससे आप कमेंट करेंगे तो ये आगे कंटिन्यूस हो जाएगी और आपका ज्योग्राफी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करती हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ। एक ये समझिए कि ये पूरा काला काला ये अंतरिक्ष है, ठीक है, ये अंतरिक्ष है। और इस अंतरिक्ष में पहले कुछ नहीं था, कुछ भी, आप ये समझिए कुछ नहीं था। फिर एक पिंड था जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, एक पिंड था पिंड जैसा, और इसका द्रव्यमान क्या था, वो ज्यादा था। और ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा द्रव्यमान था इसमें, और इसमें ज्यादा द्रव्यमान होने की वजह से ये गर्म था। कैसा था, गर्म। छोटा पिंड था, द्रव्यमान ज्यादा था, और पूरा द्रव्यमान एक केंद्र में था, और केंद्र में होने की वजह से ये गर्म था। और साथ ही साथ इसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत था। इसमें मैं इसका जो सारा द्रव्यमान केंद्र में था, गुरुत्वाकर्षण बहुत था, तो ये गर्म था, गर्मी, तो गर्मी एकदम उबल रही थी एकदम लावे की तरह। और इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो कई सारे टुकड़ों में क्या है, ये बढ़ जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े, ये छोटे 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 टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या है, ये गिर जाते हैं। आप इसको समझिए, ये छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से। और इन छोटे छोटे टुकड़ों के आसपास थोड़े थोड़े धूल के कण और छोटे छोटे क्या होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। जैसे इसमें देखा जाए, छोटे छोटे धूल के कण इसमें आके जमा हो जाते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो जमा हो गए, आप इधर देख सकते हैं, ये इस तरीके से आकाश गंगा या मंदाकिनी का रूप ले लिया। कई सारे डिफरेंट टाइप्स की क्या है बन गए। मोस्टली जो है मंदाकिनी, जो आकाश गंगा है, काफी सारी आप देख रहे होंगे, ये सबने ये रूप ले लिया है। ये धूल के कण, ये पिंड, और ये चारों तरफ ये आपस में घूमने लगे, चक्रण करने, मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ से, और इस तरीके से वो करने लगे। तो ये ज्यादातर जो मोस्टली रूप में मिलती है जो मंदाकिनी, वो सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सर्पिला ही कार मिलती है क्या, तो सर्पिलाकार नहीं। देखिए कुछ मंदाकिनी क्या है, आपको गोल आकृति की भी मिल सकती है, बिल्कुल गोल आकृति की भी मिल सकती है। कुछ आपको बिना, मतलब जिनकी आकृति अनियमित है, तो अनियमित आकृति की भी आपको मिल सकती है, जिनका कुछ कोई आकृति नहीं होती है। अनियमित आकृति की भी काफी सारी क्या है, देखो गोल आकृति की मिल सकती है आपको, अनियमित आकृति की मिल सकती है। तो कई सारी आकृति की आपको क्या है, मंदाकिनी मिल सकती है। कैसे हुआ ब्रह्मांड का, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से चारों तरफ क्या है, पिंडों का इस तरीके से निर्माण हुआ अलग अलग, और धूल के कण, और इसमें गैसेस भी थी, गैस और गैसों ने मिलकर इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखें तो ये मंदाकिनी सर्पिलाकार है, और ये मंदाकिनी इस तरीके से काफी बड़ी है। ये किस तरीके से बनी, आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आप समझे यहाँ पे, तो वही धूल के कण है, धूल के कण, और ये धूल के कण में हवा है, गैस है, मतलब गैस। और कौन सी वाली गैस है, इस ध्यान रखें, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, और इन्हीं के ही संलयन से क्या है, रोशनी है। इस बात को समझिए, मैं यहाँ पे आपको समझाऊं इसको, देखिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पे आप समझिए।
तो देखिए मैं यहाँ पे इधर बताऊं इस तरीके से, इधर समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु ये संलयित होते हैं और हीलियम का परमाणु बनाते हैं, यानी नाभिक संलयन की क्रिया से रोशनी क्या होती है, बढ़ती है। नाभिकीय संलयन होता है इनमें, और नाभिकीय संलयन से इनमें रोशनी होती है, और ये रोशनी की वजह से ही चमकता है। तो ये चमकता है जो पिंड होता है, जो इसके बीच में जो चारों तरफ से घेर के, मैं यहाँ पे इससे बना देती हूँ जिससे आपको क्या है ये पता चले कि ये पिंड है। ये पिंड इसके चारों तरफ होता है, धूल मिट्टी और इसके चारों तरफ, और इस तरीके से ये चमकता है। बेटा ये जो पिंड है और इसके चारों तरफ क्या है, धूल के कण, जैसे आप इधर देख रहे होंगे धूल के कण ऐसे चारों तरफ आके जमा हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये बेटा ये निहारिका कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, निहारिका। ये निहारिका कहलाएंगे। तो निहारिकाओं से ही तारे का निर्माण हुआ है। तारे का क्या हुआ है बच्चों, निहारिका से ही तारे का निर्माण हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये इसमें, यहाँ जस्ट मिनट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सर्पिलाकार होती है ये मंदाकिनी। ये ब्रह्मांड में काफी टुकड़े इधर बिखर गए, और ऐसा द्रव्य पिंड जिसका द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था, अधिक था, और गर्मी उसमें तेज थी, गर्मी थी एकदम, और उससे विस्फोट होता है चारों तरफ। तो ये जो विस्फोट है, ये विस्फोट हुआ और इस तरीके से ये चारों तरफ हुए, इसी को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बोलते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई मत दिए हैं बच्चों, कई मत दिए। किसी ने अलग तरीके से बोला, किसी ने अलग तरीके से बोला, किसी ने अलग तरीके से, पर लेकिन सबसे जो मान्य है वो बिग बैंग थ्योरी है। ये ही पिंड में विस्फोट वाली थ्योरी है। तो ये विस्फोटक थ्योरी यानी बिग बैंग थ्योरी जो है वो ही अभी तक मानी जा रही है, सर्वमान्य मानते हैं इसको, क्योंकि इसके साक्ष्य भी कुछ कुछ मिले हैं जो कही गई है जिस तरीके से। अब इसी में एक के बाद एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जैसे बताया गया है कि आकाश गंगा का निर्माण किस तरीके से, तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि निहारिका से ही क्या हो रहा है, जैसे निबुला बोलते हैं, निहारिका से ही क्या है, तारे का निर्माण होता है। और इस आकाश गंगा में, इस आकाश गंगा में जैसे ये सर्पिलाकार आकाश, हमारी जो मंदाकिनी आकाश गंगा है वो सर्पिलाकार है, और उस सर्पिलाकार आकाश गंगा में जो तारा है हमारा, जिसके चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर कर रहे हैं, मतलब पिंड चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या है, सूर्य है। जैसे अब मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये जो निहारिका हमारी होती, वो सॉरी मंदाकिनी है, जो मैं आपको इधर बताऊं, तो ये मंदाकिनी क्या है, इसमें कई सारे सौर मंडल हो सकते हैं। सौर मंडल का मतलब यही है कि जो तारा है, जो सूरज है, जो सूरज है उसके चारों तरफ क्या है, हमारे पिंड, जो पिंड हैं जिनमें आप गर्मी नहीं रही, वो थोड़े शांत हो गए, तो वो चक्कर लगा रहे गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो आपस में एक एक चक्कर लगाने लगे हैं। तो वो जो चक्कर लगाने लगे हैं इसको, क्योंकि ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उस तारे का नाम सूर्य है, सन है, और इसीलिए हम इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। निहारिका में कहा जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कई सारे सौर मंडल हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि ब्रह्मांड की खोज हुई। यहाँ पे आप इधर से देखिए, मैंने अभी समझाया आपको यहाँ से, तो ये देखिए, तो ब्रह्मांड की खोज हुई और ब्रह्मांड में वही पिंड है, और जो जिसने क्या किया है, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद उसके बाद निहारिकाएं बनी। निहारिकाएं जो निहारिकाएं आपस में मिलके पूरी एक आकाश गंगा बनाते हैं। कई सारी निहारिकाएं मिलके, देख रहे होंगे आप, इस तरीके से रोशनी पूरा मिलके क्या बना रहे हैं, आकाश गंगा बना रहे हैं, मंदाकिनी बना रहे हैं। और ये कई आकृति में हो सकती है मंदाकिनी, ब्रह्मांड में कई सारी होती हैं, और इन कई सारी मंदाकिनी में क्या है, कोई गोल आकार की भी हो सकती है, जिसका आकार ना हो, बिना आकार वाली भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से, पर मोस्टली हमारी जो, हमारी खुद की स्वयं की जो हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी जो दिखाई देती है वो क्या है, सर्पिलाकार है। और हमारी जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो एक प्रकाशमान पिंड के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वो प्रकाशमान जो पिंड है वो सूरज है, वो क्या है, सन है, सूरज है, तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और हमारी पृथ्वी ही नहीं लगा रही है, हमारा एक ही पिंड नहीं लगा रहा है, कई लगा रहे हैं, लगभग 8 पिंड क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, किसके, सन के, सूरज के। तो इस तरीके से क्या है, ये एक सोलर सिस्टम है, पूरा का पूरा सौर मंडल है। अब देखिए ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बच्चों, वो लगभग 13.8 यानी कि लगभग
लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष भी कह सकते हैं हम इसको। और एक अगर उसमें अनुमान में कर दें पूरी तरीके से तो 14 अरब वर्ष पूर्व लगभग हुई है। और ये उसी समय बिग बैंग क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। समझ गए? ये विस्फोट जो मैंने अभी घटना आपको बताई, इस तरीके से पिंड में विस्फोट हुआ और छोटे छोटे पिंडों में इस तरीके से बटा। सौर मंडल की जो आयु है, हमारे जो सौर मंडल है उसका जो निर्माण हुआ है वो लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। और 10 अरब वर्ष पूर्व सूरज की हुई है तो यानी तारे की, और तारे की हुई है तो फिर हमारे पिंड की यानी पृथ्वी की जो उम्र है वो 4.6, आपको ध्यान रखना है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ये पूछ लिया गया है पेपरों में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके भी पेपर में पूछा जा सकता है। सौर परिवार, सौर परिवार जैसे सौर मंडल है हमारा, सोलर सिस्टम, उसमें हम देखते हैं इसमें, ये देखिए सौर परिवार में क्या क्या हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, कुछ ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य क्या है, एक तारा, जैसे मैंने अभी बताया। और तारा निर्माण में कौन सहायक होती है, निहारिका सहायक होती है। निहारिका यानी निबुला क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये तारा है, ये सूर्य है, और इसके चारों तरफ पिंड लगा रहे हैं, कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं, और उन पिंडों में अपनी खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो अपने प्रकाश से नहीं प्रज्वलित हो रहे हैं, वो सूर्य के प्रकाश से ही उनके ग्रह पे क्या आ रहा है, रोशनी आ रही है, चमक आ रही है। तो वो कुछ ग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह सूर्य मतलब ग्रह के ही क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उल्का पिंड आते हैं, उसमें क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक सौर परिवार, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। तो मानव का जन्म जो लगभग माना जाता है वो 20 लाख वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, 20 लाख वर्ष पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अब अपने ज्योग्राफी, ये तो हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया, अगर हम भूगोल के बारे में देखें कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी के बारे में अगर देखें तो जो हम पढ़ते हैं जिसमें, तो ज्योग्राफी जो है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है ज्योग्राफी, और ये ग्रीक यूनानी भाषा के जियोग्राफी से लिया गया है, जियोग्राफी। और जियोग्राफी की शब्दावली जो दी गई थी, जो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसका, वो इरेटोस्थेनिस ने किया था। साइंटिस्ट कौन थे, इरेटोस्थेनिस। आपको ये ध्यान रखना है, इरेटोस्थेनिस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो इरेटोस्थेनिस। तो हमारा इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है, मतलब ज्योग्राफी की खोज की इन्होंने, ज्योग्राफी के बारे में बताया और उसका नाम का प्रयोग किया गया, तो इरेटोस्थेनिस। अब हमारा ये तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया कि भूगोल किसे कहते हैं, ये है। और हमने कितनी चीजों को जान लिया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना बच्चों, वही 14 अरब वर्ष पूर्व, और ये 14 अरब वर्ष पूर्व इसका इसकी आयु है। और सौर मंडल की आयु कितनी है, 10 अरब वर्ष पूर्व। सौर मंडल की कितनी है, 10 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब देखिए आगे इधर, पृथ्वी का आकार, हम पृथ्वी के आकार की तरफ देखें तो पृथ्वी का आकार जो होता है वो बच्चों चपटा और तस्तरी नुमा होता है। चपटा होगा और तस्तरी नुमा होगा, मतलब पृथ्वी जो लगती है वो बच्चों, वो ऊपर से तो एकदम चपटी सी लगती है, ऊपर और नीचे से देखने पर लेकिन है ना, उसका अभी आपको मैं पूरा बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। केवल हमारी पृथ्वी का थोड़ा सा आकार आपको बताया जा रहा है, पूरा बताऊंगी कि सूर्य क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, सब कुछ आप इस चीज को समझिए। बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है ऊपर से और नीचे से चपटी है, बस बीच में से कैसी है, उभरी हुई है। तो इस तरीके से चपटी, एक तस्तरी नुमा सी लगती है। और उसको एक तरीके से अलग नाम भी दे सकते हैं कि भूआप, यानी जियोइड यानी कि भूआप। ये पृथ्वी का एक अलग संरचना है, पृथ्वी जैसी, पृथ्वी का एक अलग संरचना का नाम दे दिया है भूआब। और ये भूआब की तरह दिखती है, भूआब के आकार की लगती है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो ब्रह्मांड के बारे में, इसमें देखिए मैंने आपको बोला था ना मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, तो देखिए हम यहीं पे समझेंगे इसमें।
जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उससे संबंधित सर्वमान्य जो सिद्धांत दिया था वो बिग बैंग सिद्धांत है। ये मैंने आपको बताया, विस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं इसको, विस्फोटक थ्योरी है ये, मतलब बिग बैंग सिद्धांत है। और ये देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो थे जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा ये बिग बैंग सिद्धांत को क्या है, प्रतिपादित किया गया था। और बिग बैंग लगभग कब हुआ था? बिग बैंग हुआ था 13,075 अरब वर्ष, मतलब साल पहले हुआ था। यानी वही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 14 वर्ष पहले, लगभग जो है 14 वर्ष, मतलब 14 अरब वर्ष पूर्व हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वही चीज दी गई है कि बिग बैंग जो लगभग इस टाइम पर हुआ था, लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और ये बिग बैंग थ्योरी में यही था कि एक जलता हुआ बड़ा सा पिंड हो और उसमें विस्फोट हुआ, फिर और विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से, इस तरीके से विस्फोट से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। गैलेक्सी में भी क्या है, एक ऐसे पिंड जो क्या है, जल रहे हैं, जैसे उसमें, जैसे कि सूरज है वो जल रहा है तो वो तारे हैं, और चारों तरफ कुछ ऐसे पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। आप ऐसे समझिए एक पत्थर के टुकड़े जो पिंड होते हैं, जिस तरीके से वो चक्कर लगाने लगे उस चमकते हुए चमकते हुए पिंड के चारों तरफ, तो वो क्या हो गए, वो उनमें खुद में अपनी कोई चमक नहीं है, इनमें जो है, इनमें खुद में चमक नहीं है, केवल चमक कौन रहा है बीच में, तो उसके चक्कर लगाने लगे। तो ये क्या कहलाया? सोलर सिस्टम कहलाया, सौर मंडल कहलाया। तो यही चीज हम समझेंगे कि बिग बैंग की, लगभग बिग बैंग की वजह से 14 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और 1920 में एक और वैज्ञानिक थे, एडविन हम्बल। एडविन हम्बल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए बच्चों, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उन्होंने बताया, और इसको सच माना जा रहा है कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का क्या है, विस्तार हो रहा है। आप एक तरीका समझिए, एक तरीके से जैसे गुब्बारा है और गुब्बारे पर क्या है, धब्बे हैं। मैं आपको एक इस तरीके से यहाँ पे चीज बताऊं आपको, जैसे, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा, जैसे ये गुब्बारा है, आप इसको समझिए, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर दूं। ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे पे छोटे छोटे क्या है, धब्बे हैं। आप इससे समझिए, ये धब्बे हैं, ये छोटे छोटे धब्बे हैं। ये धब्बे जब हम गुब्बारे को देखते हैं इस टाइम पे, तो ये आपको छोटे धब्बे लगते हैं। जब इस गुब्बारे को क्या करते हैं, हवा भर के और इसको फुलाते हैं, ये फुलाया। अब ये फुलाने पर ये धब्बे भी क्या हो जाएंगे, आप खुद ये प्रयोग करके देख सकते हैं, बड़े बड़े दिखेंगे। कैसे आकार के दिखेंगे? बड़े बड़े आकार के दिखेंगे। तो ये बड़े बड़े आकार के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो ये है, इसका मतलब ब्रह्मांड की क्या हो रही है, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का भी। यानी वो बढ़ रहा है, आकार में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इस तरीके से। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। और ये बताने वाले कौन थे? एडविन हम्बल। कौन थे? एडविन हम्बल ने ये चीज बताई थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब बिग बैंग की जो घटना है, घटना से आकाश गंगा यानी मंदाकिनी का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड का निर्माण तो हुआ है, यानी कई सारी उसमें ब्रह्मांड में क्या है, मंदाकिनी यानी आकाश गंगा है, बहुत सारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। और ये जो गैलेक्सी होती है यानी आकाश गंगा का निर्माण किससे होता है? गैसेस से होता है। गैसेस कौन सी? सबसे हल्की गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कण। आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है कि सबसे हल्की गैसेस जो होती हैं, हाइड्रोजन यानी H2 जो गैस है, और हीलियम, He, जो हमारी ये हीलियम और ये हाइड्रोजन गैसें क्या है, और धूल के कण है, ये क्या है, विशाल बादल का रूप ले लिया है। ये भाई आप भी जानते हैं कि गैसेस से ही बादल बनता है, तो और उसमें धूल के कण भी होते हैं, तो इन्होंने बादल इकट्ठे हो गए, होने से हुआ है, यानी कि वो चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और वही एक तरीके से क्या है, आकाश गंगा है। और इन बादलों के, बनने वाले बादलों को क्या बोला है? निहारिका यानी निबुला बोला गया है। आप समझ रहे हैं, गैलेक्सी में ये मतलब बादलों का एक रूप बन गया है, और उसको निहारिका बोलते हैं, निबुला बोलते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की, है ना, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से, मतलब आगे
आगे विस्तार हुआ ब्रह्मांड का आकाश गंगा, और आकाश गंगा में हमारे सोलर सिस्टम, ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं उसी सोलर सिस्टम पर आने वाले हैं हम। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। अब ये आपको देखिए, उन बादलों को हमने निहारिका कहा, भाई गैस है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। हाइड्रोजन के आपको हाइड्रोजन और ये हीलियम गैस और धूल के जो कण है वो मिलके बड़े बड़े बादलों का रूप लिया, वो निहारिका कहलाए। और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण गैसीय पिंड बने, यानी पिंड बने, एक बड़े जलते हुए अंगारे के विस्फोट हो रहा है। अभी आपको मैं एक चीज आपको बता दूं, विस्फोट हो रहा है, चमक रहे हैं भाई, जो गैस है वो जल रही है आपस में, और वो जलती क्यों है, मैं यहाँ कारण बताती हूँ। जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, नाभिक, वो क्या है, आपस में जुड़ते हैं, यानी नाभिक संलयन होता है। नाभिकों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाभिक संलयन। तो नाभिक संलयन होता है, और नाभिक संलयन की वजह से क्या होता है, नाभिक जुड़े, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर वो दूसरा हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के हीलियम बना है। तो ये इस तरीके से क्या है, नाभिक संलयन हो रहा है, और इससे रोशनी निकल रही है, काफी तेज वो हो रहा है, विस्फोट तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है, उसी से तारे का निर्माण, आप समझ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी कि उनमें आकर्षण हुआ, और उसके प्रभाव से ये जो बादल है, गैसीय पिंड है, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। यानी तारों का निर्माण आप समझ गए होंगे कि तारे कैसे बने, तो उसी में से एक तारा हमारा क्या है, सोलर सिस्टम का सूर्य है। क्या है, सूर्य। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको इसी में बता रही हूँ कि आकाश गंगा के, जैसे आकाश गंगा है, मैं यहाँ पे इसको बना के बताती हूँ, थोड़ा सा मैं बना के दिखाऊंगी। इतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं बनेगी, पर लेकिन कोशिश यही करूंगी कि आपको ऐसे समझ में आए। इस तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आकाश गंगा है, ये क्या है, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा के बीच में केंद्र में क्या है, एक ऐसा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो जो पूरा आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, वो बच्चों कहाँ आ गया, बीच में आ गया। वो कहाँ आ गया, बीच में। अब बीच में आने से वो एक गुरुत्व केंद्र है, वो बीच में पूरा पूरा का पूरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है। आप भी जानते हो हम पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं, हम पृथ्वी पर ऊपर रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, ऊपर, और ऊपर रहते हैं पृथ्वी के, तो हम क्यों टिके हुए, हम कोई भी चीज फेंकते हैं वो वापस पृथ्वी पर आती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के केंद्र में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, मतलब एक आकर्षण है पृथ्वी में, जो क्या करती है, वो खींच लेती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ऐसे ही गैलेक्सी में बीच में क्या है, मतलब एक आकर्षण है, एक गुरुत्व है, और वो गुरुत्व केंद्र क्या करता है, वो सभी चीजों को खींचने का प्रवृत्ति रखता है, उसमें सारी चीजें निहित हो सकती है, उसमें पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से बोला जाता है, पहले बोलते थे कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी क्या है, उसमें समाहित हो सकता है। ब्लैक होल की इतनी क्षमता होती है, इतनी मतलब उसमें क्षमता होती है, इतनी उसमें सामर्थ्य होता है कि वो कोई भी चीज उसके संपर्क में आई तो वो उसको अपने केंद्र में क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसी तरीके से तो यही चीज क्या है, इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम वही चीज पढ़ेंगे, वहां पे आते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। हमने देखिए ब्रह्मांड के बारे में समझा कि कैसे उत्पत्ति हुई, और हमने हमने किसके बारे में और देख लिया, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा में क्या है, सौर मंडल है हमारा, सौर मंडल सोलर सिस्टम है। अब हम सोलर सिस्टम की तरफ ही जा रहे हैं, तो सौर मंडल आप समझ गए होंगे इस चीज से कि ये हम इसकी तरफ अब समझते हैं। देखिए, तो सौर सिस्टम में क्या क्या आएगा, सौर सिस्टम में ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपको अभी बताया कि सोलर सिस्टम में हम सूर्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और पुच्छल तारा, उल्का पिंड, इस तरीके से हम क्या है इसमें देखेंगे।
और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी। तो ये उल्का, ये भी, और पुच्छल तारा, ये सभी आपको क्या है, ये सभी बताऊंगी। अभी सबसे पहले सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य, सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य जो है वो सूर्य क्या है, एक बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा ऐसा पिंड है जो चमक रहा है, जो चमकता है। ठीक है, एक ऐसा पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमक रहा है। और इसमें कौन कौन सी गैस निहित है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और क्या है, हीलियम है, और कुछ धूल के कण भी हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में आकर्षण हो रहा है, यानी नाभिक संलयन हो रहा है। और नाभिक संलयन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें विस्फोट हो रहा है, रोशनी हो रही है। तो ये रोशनी चारों तरफ क्या है, किसकी वजह से है, ये सूरज में किसकी वजह से है, सूरज में ये रोशनी जो है वो सूरज में नाभिक संलयन की वजह से है। बताओ बच्चों, ये चीज आ गई आपको समझ में? और सूर्य जो है वो तारा है। क्या है? तारा, एक चमकता हुआ तारा है, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य एक तारा है। ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग मतलब सॉरी, तारे की और सूर्य की जो परिभाषा मैंने अभी दी आपको कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस नाभिक संलयन की वजह से उसमें क्या है, चमक उत्पन्न हो रही है। वो इसी की चमक है, नाभिक संलयन की आए दिन विस्फोट हो रहे हैं उसमें। तो उसी से वो चमक रहा है पूरे चारों तरफ, बहुत गर्मी है, उष्मा है, वो उसी से। तो वो तारे की परिभाषा दी है, और वही वही तारा ही क्या है, यहाँ पे सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर हम इसमें एक चीज और देखें बच्चों, कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर, यहाँ पे मैं ये सूरज बना देती हूँ, यहाँ पे आपको इसमें समझ में आ जाएगा। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो उसके कुछ पिंड है। यानी कि कहा जाता है, माना जाता है कि इन पिंड की भी उत्पत्ति वही इन्हीं से हुई है, तारों से ही हुई है। तारों से ही क्या है, विस्फोट हुआ है। मतलब इस पिंड में भी क्या है, विस्फोट हुआ, और विस्फोट से जगह जगह, और क्या है, जगह जगह ऐसे टुकड़े, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली वही टुकड़े क्या है, बिखर गए। एक तरीके से पिंड यानी पत्थर का टुकड़ा समझिए। पिंड का मतलब वही है, आप एक मिट्टी का ऐसे मतलब मिट्टी का, गीली मिट्टी का ऐसा अपने हाथ में एक वो ले लें, गोला सा ऐसे बनाए उसको, तो पिंड ही बोलेंगे। तो इस तरीके से वो पिंड है, वो चारों तरफ टूट टूट के बिखर गए। और वो क्या है, इस तारे के चारों तरफ क्या है, एक गति करने लग गए। उसके एक आकर्षण में क्या है, खुद में भी आकर्षण हो रहा है, और उसमें भी, तो उससे क्या है, उस एक पथ पर क्या करने लगे, गमन करने लगे, गति करने लगे। और इस तरीके से चारों तरफ गति करने लगे। और कैसे पथ में गति करने लगे, तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से गति करने लगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इसमें सूरज इस तरीके से, तो ये सूरज के चारों तरफ इस तरीके से गति करने लगे। और इसको बच्चों, ये जो गति है ये चारों तरफ, इसको पथ को बोलेंगे दीर्घ। क्योंकि ये देखिए, आप जानते हैं एक वृत्त है, और वृत्त को क्या कर दिया गया, दीर्घ कर दिया गया, दीर्घ कर दिया गया। तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है। सूरज के चारों तरफ किसमें ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, वो किसमें लगा रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में। दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या लगाते हैं, चारों तरफ ये जो आपके ग्रह हैं वो क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरे ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इनको ये जो पिंड है, पिंड, ग्रह नहीं अभी बोलेंगे, अभी पिंड बोल रही हूं मैं इनको, कि ये पिंड चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या है, सूरज से ये भी एकदम जलते हुए आग के एकदम गोले थे, धधकते, पर धीरे धीरे ये ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। और ये ठंडे हो गए, मतलब इनमें खुद का अब प्रकाश नहीं रहा। ये पिंड अब प्रकाश हीन है, मतलब इनमें प्रकाश नहीं है, केवल सूर्य में प्रकाश है। इस वजह से सूर्य एक तारा है, और ये पिंड में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। स्वयं का प्रकाश ना होके तो इन पर रोशनी या प्रकाश का स्रोत केवल और केवल कौन रह जाता है, सूर्य रह जाता है। कौन रह जाता है, सूर्य। तो ये सूर्य क्या है, रोशनी
रोशनी और प्रकाश का इनका एक स्रोत है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये ऐसे पिंड हैं जिनमें खुद में अपना प्रकाश नहीं है, खुद में खुद का एक प्रकाश नहीं है, और ये चारों तरफ किसके दीर्घ वृत्ताकार पथ में किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। इन्हें बच्चों ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड जिनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और वो तारे के चक्कर लगाते हैं, तारों के चारों तरफ क्या लगाते हैं? परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो आपको तारा समझ में आ गया, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, अपने प्रकाश से प्रकाशमान रहते हैं, और तारे के साथ ही ग्रह, ग्रह समझ में आ गए। और ग्रहों के चक्कर जो लगाते हैं ना, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, वो सैटेलाइट कहलाते हैं। तो आपको तारा समझ में आ गया, और फिर बाद में आपको ग्रह यानी प्लैनेट समझ में आ गए, प्लैनेट है, और प्लैनेट के बाद उस सैटेलाइट यानी उपग्रह। अभी उपग्रह के बारे में और हम थोड़ा पढ़ेंगे। अभी पहले हम अपने वही सौर मंडल पे आते हैं, क्योंकि सौर मंडल में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें क्या करनी है? पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देखिए सोलर सिस्टम जो है, ये सोलर सिस्टम आप इसमें देखेंगे, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये जो गति कर रहे हैं, ये जैसे ये सब, तो ये सब क्या है? ग्रह हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे हम करते हैं कि हमने ये जो सोलर सिस्टम है, इसमें किस तरीके से बांटेंगे, तो ये यहाँ पे आएंगे। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8। सौर मंडल के कितने ग्रह होते हैं? 8। और 8 ग्रह में इसमें जो निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, यानी वही, आप समझ रहे हैं ना, मैंने अभी बोला ना, निहारिका क्या है? निहारिका वही है, मतलब धूल, धूल के कण और आपके हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये मिलकर एक बादल का रूप ले रहे हैं, एक बादल जैसा रूप ले रहे हैं, एक मतलब है ना, वो पिंड का रूप बन गए। क्या बन गए? एक पिंड सा, एक पूरा वो बन गए। तो वो क्या बने हैं? सौर मंडल का जनक माना जाता है। ये एक पिंड का रूप ले लिया है, बिल्कुल एकदम मिट्टी, धूल मिट्टी के कण हैं, और जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, और इस तरीके से। तो इन्होंने क्या है, मतलब एक तरीके से पिंड बनाए, और ये पिंड ही क्या है? यही निबुला जो है, निहारिका जो है, वो सौर मंडल का जनक है। अब यहाँ पे सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा भी क्या है? सूर्य है। और तारों का जो निर्माण है ना वो बच्चों, वो कब हुआ है? तारों का निर्माण, वो तारों का निर्माण जो हुआ है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले, यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, और तारे उससे पहले निर्मित हुए हैं 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। और कहा जाता है इन्हीं तारों से ही क्या हुए हैं? अलग अलग और पिंडों का निर्माण हुआ है। जैसे अब यहाँ पे हमारे सूर्य के ग्रहों का इस तरीके से, तो कहा जाता है कि सूर्य से ही अलग हुए हैं ये पिंड, और ये अलग हुए हैं, मतलब उनमें विस्फोट हुआ है, टुकड़े अलग अलग हुए हैं, उसके उसके टुकड़े अलग अलग जगह जगह होकर क्या बना है? ग्रहों का रूप ले लिया है। वो ठंडे हो गए, उनमें खुद की रोशनी नहीं रही, खुद का प्रकाश नहीं रहा, और वो भी सूर्य के इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो उसी भाग से क्या हुए हैं? टूटे हैं। उसी के ही भाग से, उसी के हिस्से से क्या हुए हैं? टूटे हैं। इसलिए क्या है? उसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सौर परिवार के जो ग्रह हैं उनको हम 2 वर्गों में क्या है? विभाजित करते हैं। यहाँ पे आंतरिक ग्रह यानी अंदर की तरफ, और बाह्य ग्रह इनके रूप में। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अभी बताऊंगी इस चित्र में कि आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको इसी में बताती हूँ, चित्र में। ये देखिए, ये सोलर सिस्टम है। यहाँ पे सबसे जो हमारा ग्रह है, सबसे सूर्य जो हमारा तारा है,
और इसके निकटतम जो ग्रह है, 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहला जो है वो बुध ग्रह, सबसे निकटतम कौन सा है? बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह जो है निकटतम होने की वजह से ये सबसे गर्म ग्रह होता है और सबसे छोटी आकृति का भी होता है। और आप गौर से अगर इसको देखें तो इसका जो चक्रण है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो परिक्रमा कर रहा है सूरज की, वो क्या कर रहा है? छोटा छोटा एक मतलब उसका दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है वो छोटा है, औरों की अपेक्षा कैसा है? छोटा है। तो छोटा होने की वजह से ये जल्दी सूरज की परिक्रमा क्या कर लेता है, लगभग कुछ 88.5 दिनों में, कुछ लगभग क्या है 88 दिनों का वो बोले, तो इन दिनों में क्या कर लेता है सूर्य, वो सॉरी बुध ग्रह क्या कर लेता है? अपनी परिक्रमा कर लेता है। देखिए मैं अभी और इसमें बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से परिक्रमा कर लेता है जल्दी। अभी यहाँ पे मरकरी के बाद इसमें आप देखिए नेक्स्ट जो ग्रह है वो हमारा है वीनस। मैं इसमें जस्ट मिनट, वीनस, ये रहा वीनस यानी शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह दूसरे नंबर का ग्रह, पहले नंबर का ग्रह मरकरी हो गया, दूसरे नंबर का ग्रह जो है वो हमारा वीनस हुआ। ये वीनस जो है वो लगभग पृथ्वी, पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की तीसरा ग्रह है। और ये वीनस जो है वो लगभग इससे क्या है, आप खुद देख रहे होंगे अंतर, कि मतलब थोड़ा कम छोटे आकार की होती है, पृथ्वी हमारी बड़े आकार की होती है, पर लेकिन इसको क्या बोलते हैं? शुक्र को अर्थ की बहन बोला जाता है। यानी शुक्र के कई नाम होते हैं, ये पृथ्वी की बहन है। और ये क्योंकि ये पृथ्वी जैसी ही दिखती है और लगभग कुछ समानता पाई जाती है पृथ्वी की तरह समान। और ये इसको शाम का या भोर का, शाम को या भोर को यानी प्रातः है यानी सुबह सुबह, क्योंकि ये पृथ्वी से दिखाई देती है, पृथ्वी से एक तारे के रूप में क्या है सुबह सुबह भी दिखाई देती है। तो भोर का तारा, इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसको शाम का भी तारा कहते हैं, शुक्र को ही बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? तो शुक्र क्या हो गया? पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी से आप शुक्र के क्या है टेलीस्कोप से क्या है, दूर जो आपका टेलीस्कोप है उससे क्या है आप देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को देखा जा सकता है एक तारे के रूप में, क्योंकि उस पे सूर्य का जैसे जैसे प्रकाश पड़ता है, जितना हिस्सा वो चमकता है उतना हिस्सा हमें सूर्य क्या है पृथ्वी से दिखाई देता है, एक तारे जैसा रूप में इस तरीके से, या चंद्रमा के रूप में इस तरीके से क्या है दिखाई देता है। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे कि सेकंड नंबर पे शुक्र और तीसरे नंबर पे पृथ्वी। पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखें, हमारे तीसरे नंबर का ग्रह हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर देखें तो ये नीले रंग की दिखाई देती है अंतरिक्ष से, नीले रंग की है, पर लेकिन इसको हरा नीला ग्रह बोलते हैं। वैसे ये नीला ग्रह है एक तरीके से, पर हरा नीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और नीले। और पृथ्वी पर ही एकलौता अभी तक ग्रह है, सोलर सिस्टम का एकलौता एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अभी है, जीवन की उत्पत्ति है। अभी बाकियों पे खोज चल रही है, हम बाकियों पे क्या है खोज चल रही है, पर लेकिन जीवन है, जीवन की उत्पत्ति इस ग्रह पर है, पृथ्वी पर। और देखिए 4 नंबर का जो ग्रह है वो हमारा मंगल ग्रह है, मार्स। 4 नंबर का मंगल ग्रह। अब ये मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इसे लाल रंग का ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आए दिन ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते हैं, क्योंकि भाई आए दिन विस्फोट किस में होता है? सूरज में, और सूरज के ही ये ग्रह माने जाते हैं, सूरज के ही हैं अंग। तो पृथ्वी में भी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, और जो लावा के साथ जो मतलब जो खनिज तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? लावा के साथ बाहर आते हैं। ऐसे ही मंगल ग्रह में भी ऐसे ही विस्फोट आए दिन होता रहता है। इस वजह से क्या है, पूरी मिट्टी लोह तत्व की रहती है, लाल रंग की रहती है, तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से लाल ग्रह इसको बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें भी जीवन की क्या है, जैसे हमारा पहले मानते हैं वैज्ञानिक, जैसे पृथ्वी हमारा एक गर्म ग्रह, पूरे अभी भी नीचे लावा है, पृथ्वी के अंदर लावा है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर, तो उसी प्रकार से वो बोला जाता है कि मंगल ग्रह में भी
विस्फोट हो रहा है, वो गैसेस हैं, वो भी एक दिन वायुमंडल का निर्माण कर लेंगी, तो उस पे भी जीवन का क्या है, उत्पत्ति संभावना हो सकती है, मंगल ग्रह पे भी। तो मंगल ग्रह पे भी जीवन की संभावना को क्या है, खोज की जा रही है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह और ये जो मंगल ग्रह, ये क्या है बच्चों, ये आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के आंतरिक ग्रह हैं, यानी अंदर की तरफ मिलने वाले ग्रह हैं। अब सोलर सिस्टम में केवल यही नहीं होता है कि यही मिले, है ना, आप समझ रहे हैं। तो न सिर्फ ग्रह ग्रह मिले, नहीं, सोलर सिस्टम में ये मार्स यानी बुध ग्रह, सॉरी, मंगल ग्रह के बाद आप ये देखेंगे, मंगल ग्रह के बाद जो हमारा बृहस्पति है, तो बृहस्पति ग्रह के जस्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक, इस तरीके से मैं ये छोटे छोटे आपको बना के बता रही हूँ, छोटे छोटे इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बहुत सारे पिंड मिलेंगे, बहुत छोटे 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 छोटे, ऐसे बहुत सारे पिंड मिलेंगे, छोटे पिंड होने की वजह से इन, और ये भी सूरज के क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, छोटे छोटे पिंड मिलेंगे इस तरीके से। जैसे मैं आपको एक अभी और मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए बहुत सारे ये हैं सूरज, ये सूरज है, सन, और ये आप इसमें देख रहे होंगे, दिख रहा है ना सभी को साफ। तो देखिए यहाँ पे ये सूरज है, और ये बुध ग्रह है, ये छोटा सा बुध ग्रह, बुध ग्रह के जस्ट बाद क्या है आपकी वीनस यानी शुक्र ग्रह है, और ये शुक्र ग्रह के बाद इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट बाद पृथ्वी का बहुत छोटे आकार का ये मंगल ग्रह है, पृथ्वी का एक तिहाई सा हिस्सा मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के जस्ट बाद क्या है यहाँ पे, ये बृहस्पति ग्रह। अब ये बृहस्पति में आप देखें ध्यान से, तो ये आपको छोटे 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 इस तरीके से पिंड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे पिंड, ये छोटे छोटे पिंड जो हैं वो बच्चों, ये छोटे छोटे पिंड, ये क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह, ये क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये इस तरीके से क्षुद्र ग्रह, छोटे हैं इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए आपके बुध ग्रह और लेके मंगल ग्रह तक ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। ये आंतरिक ग्रह हो गए, ये आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और यहां से बृहस्पति ग्रह, उसके जस्ट बाद ये देखिए, ये 5वें नंबर का ग्रह है बृहस्पति, और छठे नंबर का शनि है। शनि के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, इस तरीके से वलय पाई जाती हैं चारों तरफ। ये भी गैस और उसकी जो आ, कण है, हिमकर्ण, और इस तरीके से तो गुब्बारे के बादलों के रूप में इस तरीके से क्या है, चारों तरफ लेयर पाई जा रही है शनि के। और उसके जस्ट बाद 7वां जो ग्रह है वो अरुण, और फिर लास्ट जो है 8वां ग्रह वरुण, वरुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वरुण। देखिए जो 8वां ग्रह है वो वरुण, तो ये जो बाहर ये बाहर के ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह के पहले वाले ग्रह आंतरिक ग्रह हो गए, और ये फिर इधर वाले बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य के क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह हैं, बाहरी बाहरिक क्षेत्र में हो गए क्षुद्र ग्रह से, अगर हम इस तरीके से बांटें तो। अब एक बात बताइए, अब आपको ये इतना चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कुछ चीजें और बता देती हूँ। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, तो सबसे बड़ा जो सौर मंडल का सबसे बड़ा आकार में जो ग्रह होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है। चारों तरफ जो छल्ले पाए जाते हैं, जो वलन पाई जाती है, वो शनि ग्रह में पाई जाती है। और सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि वो सूर्य के पास है। तो ठंडा ग्रह कौन सा होगा, ठंडा ग्रह वरुण होगा। कौन सा होगा, वरुण। ये जो वरुण ग्रह है, जो आपका नेपच्यून है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका नेपच्यून जो सबसे ठंडा ग्रह है, और यूरेनस, ये अरुण और वरुण जो है ग्रह, ये सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून हो गया, वरुण ग्रह हो गया। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं।
और सबसे बड़ा जुपिटर है, आकार में बड़ा जुपिटर है, और सबसे छोटा बुध ग्रह है। ये इनके बाद आप और इसमें जानकारी हासिल करें ग्रह की, तो मैं यहाँ पे इसमें देखिए, आप यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गैसें पाई जाती है, और हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है, ये अभी तक क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है, फिर भी आप ध्यान रखें, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है ना, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। और जो आकाशीय पिंड, ध्यान रखें, एक मिनट, हाँ, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर, यानी कि सूर्य एक तारा है, तो तारे के चारों ओर क्या कर रहे हैं, निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। निर्धारित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं, यानी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह। अब ये आपको ये चीजें दिख दिख गई होगी कि ये ग्रह हैं। अब देखिए, मैं आपको एक लास्ट में एक और चीज बताऊं, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। तो ये पहले माना जाता था, ये पहले इसकी खोज हुई, ये सबसे, ये भी ग्रहों का सबसे छोटा एक ग्रह, इस तरीके से इसको बोलेंगे बच्चों, इसको बोला था इसकी प्लेटो। प्लेटो इसकी हुई थी, प्लेटो, प्लेटो से खोज हुई थी, प्लेटो ग्रह से खोज हुई थी। पर लेकिन इसको क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे क्षुद्र ग्रह का नाम दे दिया, बहुत छोटा ग्रह है ये। जैसे छोटे छोटे ये ग्रह जो छोटे छोटे, ये भी सूर्य के क्या है, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उस तरीके से प्लेटो को भी क्या दे दिया गया है, नाम, क्षुद्र ग्रह का नाम दे दिया गया है। तो ये इस तरीके से वो भी हमारे ग्रहों की मान्यता में से पहले 9 ग्रह हो गए थे, 9 ग्रह से 8 ग्रह रह गए हैं, इसको मान्यता से हटा दिया गया प्लेटो को। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर बड़े मतलब डाउट में हो जाते हैं, यार प्लेटो भी एक ग्रह नहीं, ग्रह 8 हैं। कितने ग्रह हैं, 8। कौन कौन से, वही बुध से लेके आपके वरुण तक, तो 8 ग्रह हैं। प्लेटो कोई ग्रह नहीं है, प्लेटो एक क्षुद्र ग्रह है, छोटा ग्रह है, बिल्कुल छोटे आकार का, जैसे ये क्षुद्र ग्रह है, चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से। तो आप देखिए, और भी हम नॉलेज हासिल करते हैं ग्रहों के बारे में, जो ये तालिका दे रखी है, इस तालिका से अभी हमें और नॉलेज हो जाएगी। बुध ग्रह जो है वो बच्चों भूरे रंग का होता है, कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का, और ये सूर्य से लगभग 5.8 किलोमीटर की दूरी पर है, करोड़ किलोमीटर की दूरी यहाँ पे दे रखा है, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। और ये इसका व्यास दे रखा है 4878, और ये कितने दिन में मतलब अपने अक्ष पर, हाँ, मैं अपने अक्ष पर, यानी कि सभी ग्रह जो होते हैं ना वो बच्चों अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि वो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। और मतलब अगर वामावर्त घूम रहे हैं या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग, और वामावर्त गति के मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। तो आप समझ रहे होंगे ये क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज नहीं घूमते, तो देखिए यहाँ पे ये तो क्लॉकवाइज हो गया घड़ी के उसमें, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, इस तरीके से घड़ी के विपरीत, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं, जितने भी ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं, सूरज के भी चक्कर लगाते हैं, सूरज के भी चक्कर लगाते हैं, देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो ये सूरज के जो चक्कर लगाते हैं, ये घड़ी के आकृति के रूप में, इस तरीके से घड़ी के, इस तरीके से घड़ी के उसमें रूप में लगा रहे हैं, दक्षिणावर्त गति कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के ये सभी ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, केवल कौन से ग्रह को छोड़ के, एक तो शुक्र ग्रह को और एक अरुण को छोड़ के, ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण को छोड़ के, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के बाकी सभी ग्रह सूर्य के कैसे चक्कर लगा रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। शुक्र और अरुण कैसे घूम रहे हैं, मतलब शुक्र और अरुण जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। और पृथ्वी, पृथ्वी भी इस तरीके से अपने अक्ष पर जैसे घूमती है, और जो घूम रही है मतलब इसके सूर्य के जो घूम रही है, वो भी कैसे कैसे घूम रही है, वो घूम रही है पश्चिम से, पश्चिम से
पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। वेस्ट से कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि बाकी सारे ग्रह क्या है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। केवल क्लॉकवाइज कौन घूम रहा है? क्लॉकवाइज वीनस, और ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये वीनस और कौन से? अरुण। वीनस और अरुण ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वीनस और अरुण। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको यहाँ पे बताया। और ये कैसे घूम रहे हैं, जो ग्रह हैं जैसे हमारी पृथ्वी भी है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अपने अक्ष पर कैसे चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय जो होता है, बुध का छोटा ग्रह है 58.6, यानी कि वो 58 दिनों में कर लेता है। और 88 दिन, जैसे मैंने पहले बता दिया, 88 दिनों में अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। क्योंकि बुध ग्रह का जो चक्रण होता है, जो सूर्य के चक्रण होता है, वो क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होने की वजह से सूर्य के वो चारों तरफ चक्कर जल्दी लगा लेता है, 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह की जो शुरुआत होगी ना, शुरुआत उपग्रह, वो चंद्रमा से होगी। मैं इसको भी आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह पे आते हैं हम। शुक्र ग्रह हल्का पीले रंग का होगा, और ये लगभग लगभग 11 करोड़ किलोमीटर, लगभग 10.8 आप समझ सकते हैं, करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से। और ग्रह का जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर में है। और ये शुक्र है। देखिए आप, शुक्र जो है वो बहुत ही अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पर, समझ में आ रहा है? अपने अक्ष पर, यानी बहुत दिनों में। देखो देखो, ये देखो 58.6 दिन में तो बुध ग्रह कर रहा है, और अपने अक्ष पर चक्कर बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे गति में करता है। तो 243 दिन में उसका एक दिन बनता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन कितने का बनेगा? कितने दिन का? आपसे कोई पूछे कि बुध ग्रह पर एक दिन कितने दिन का बनेगा, तो बुध ग्रह पर एक दिन बनेगा लगभग आपका 58.6, लेकिन लगभग 58.5 दिन का बनेगा। और अगर शुक्र ग्रह पर एक दिन बोला जाए तो वो कितने का बनेगा? 243 दिन का बनेगा, 243 दिन का। और वो शुक्र ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है? 225 दिन में। 225 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा का चक्कर पूरा 225 दिन में करता है। और इसके भी क्या नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी जो हमारा ग्रह, पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी नीला हरा ग्रह कहलाता है, और इसका सूर्य से वही है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, वही लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसका, 14.96। और इसका जो व्यास होता है, पृथ्वी का जो व्यास होता है वो क्या है? लगभग देखिए, सूर्य और पृथ्वी के व्यास लगभग बराबर है। कुछ थोड़ा सा छोटा है बस शुक्र की, इसीलिए वो बहन है उसकी, पृथ्वी की। तो थोड़ा सा ही व्यास में अंतर है। 12,756, 12,756 है। और ये 24 घंटे में चक्कर लगाती है। यानी ये सबसे, देखिए यहाँ पे ये बोला जाए कि 24 घंटे अपना एक दिन पूरा कर लेती है। 24 घंटे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो 23 घंटे, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्रण पूरा करती है, अपना एक घूर्णन पूरा करती है, एक दिन बनता है उससे। और जो अपना पूरा कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, वो 365 दिन, लगभग एक वो बोला जाता है, ये जो 0.25 है ना, ये 0.25, या लगभग हम बोले 6 घंटे। ये 6 घंटे मिल मिल के क्या बना लेते हैं? 4 साल में, 4 साल में पूरा एक दिन बना देते हैं। आप 6 का गुणा कर दीजिए 4 से, 24 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 24 घंटे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये 24 घंटे हो जाएंगे। यानी कि ये जो 0.25 लग रहा है वो क्या है? वही लगभग 6 घंटे है। और ये 6 घंटे क्या है? 4 साल में एक दिन बन जाता है, जिसे लीव डे कहते हैं।
366 दिन, 366 दिन लीव डे, यानी ये अभी 2024 में लीव डे है। आप खुद देखिए, ये फरवरी 29 का फरवरी था। तो इसी तरीके से लीव डे अब नेक्स्ट कब आएगा, 4 साल का इंक्लूड कर लीजिए, 2024 चल रहा है, और फिर 24 के बाद 2028 में क्या आएगा, लीव डे आएगा, यानी फरवरी कितने की दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि 6 घंटे में इस तरीके से 365.65, सॉरी 25 दिन में क्या है, पूरा अपना एक क्या है, मतलब परिभ्रमण करती है, मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, एक साल बनता है। तो इसका एक साल इतने दिनों में, और इसका जो शुक्र का है, शुक्र ग्रह का एक साल वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि चक्रण छोटा तो एक साल भी क्या होगा, छोटा होगा। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मंगल ग्रह पर आते हैं, अब ये थोड़ा सा हम इसको शार्प कर लेते हैं। मंगल ग्रह लाल भूरे रंग का होता है, और 21.7 यानी कि सूर्य से दूरी बढ़ गई है, और करोड़ किलोमीटर दूरी बढ़ गई है, 6750, यानी कि पृथ्वी से आधा, आधा कर लीजिए, पृथ्वी का आधा है ना, 6750 क्या है, इसका व्यास है, और 24 घंटे 37 मिनट में, 24 घंटे और 37 मिनट में अपना एक चक्रण पूरा कर रहा है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूम रहा है। और इसका देखिए यहाँ पे दुगना हो गया, क्योंकि दूरी बढ़ गई, यहाँ से दूरी भी तो बहुत बढ़ गई, मतलब मंगल ग्रह की सूर्य से। और इसका जो दिन है वो दिन क्या है, हाँ मैं एक चीज और आपको बताना भूल गई, कि पृथ्वी का एक उपग्रह पाया जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से क्या हो गई, उपग्रह की शुरुआत हो गई। तो पृथ्वी से उपग्रह की शुरुआत होती है, शुक्र और क्या है, बुध ग्रह के उपग्रह नहीं मिलते हैं, और सैटेलाइट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मंगल ग्रह के जो एक साल पूरा होता है, यानी वो सूरज का चक्कर लगाएगा 687, यानी 687 दिन में पूरा करेगा। और कितने उपग्रह पाए जाते हैं मंगल ग्रह के, दो, कितने, दो उपग्रह पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट, हाँ, अब बृहस्पति ग्रह पे देखते हैं। बृहस्पति ग्रह ये गुलाबी रंग का सफेद पट्टी का होता है, ये गुलाबी रंग का ग्रह है, और ये कितना, 77.8 करोड़ किलोमीटर क्या है, पृथ्वी से, मतलब सॉरी, उससे सूरज से दूर है। और इसका जो बोला जाए व्यास, वो व्यास बहुत बड़ा है, बहुत बड़े आकार का है। ये देखिए, 1,42,984, इतना बड़ा व्यास है इसका। और ये व्यास, तभी तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। और 9 घंटे 55 मिनट, मात्र 9 घंटे में अपना पूरा एक चक्रण पूरा करता है। अगर आप बाकी ग्रहों से देखें तो इसका जो पूरा एक चक्रण है, अपने घूर्णन करने का जो चक्रण है, वो सबसे कम कम समय का है, सबसे कम समय में ये अपना एक चक्रण पूरा कर लेता है। इससे भी कोई संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखें, जितना बड़ा ग्रह है ये, वो अपना चक्रण क्या है, एक ही उसमें पूरा कर लेता है। 9 घंटे 55 मिनट में अपना पूरे अपने एक घूर्णन कर लेता है, ये घूर्णन 9 घंटे 55 मिनट में पूर्ण कर लेता है। और इसको लगते हैं, देखिए दिन नहीं, दिन नहीं, इसको 11.86 वर्ष लगते हैं। मतलब इतने वर्ष, आपके जो एक वर्ष बनता है उसको उसमें 11 से गुणा कर दीजिए, इतने वर्ष में इसका सूर्य का एक चक्रण पूरा होता है। और सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के मिलते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रहों का क्या है, बुध, सॉरी, जो बृहस्पति ग्रह है हमारा, उस पे 69 सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, ग्रह, सैटेलाइट मिलते हैं, उपग्रह मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर शनि आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, शनि। अभी हम थोड़ा सा इसको और आगे लेते हैं। शनि क्या है दूसरे नंबर पे, शनि जो है सुनहरा पीले रंग का होता है, और इसका 142.7 है ना, इसका क्या होता है, दूरी होती है, करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। और इसका व्यास भी लगभग क्या है, शनि यानी बृहस्पति के जस्ट बाद, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह क्या है, बड़े आकार का होता है, चारों तरफ छल्ले मिलते हैं। एक यही ग्रह होता है जिसके चारों तरफ क्या है, मतलब बादलों के इस तरीके से, धूल और बादलों के क्या है, छल्ले पाए जाएंगे। तो ये इसके, और धुंध के इस तरीके से प्रकार के छल्ले पाए जाएंगे। और 10 घंटे, यानी कि थोड़ा सा क्या है, मतलब बृहस्पति से
थोड़ा सा अधिक समय, यानी बृहस्पति का कम समय का चक्रण है, मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन क्या है 9 घंटे का है, तो इसका 10 घंटे 47 मिनट का है। 47 मिनट में ये अपना एक पूरा क्या है मतलब घूर्णन कर रहा है अपनी अक्ष पर, और इसको 29 यानी कि 29.46 वर्ष लगते हैं, 29.46 वर्ष लगते हैं इसको। और इतने में ये अपना एक चक्रण सूर्य की जो परिक्रमा होती है इतने वर्ष में पूरा करता है। इसकी बृहस्पति से कम उपग्रह पाए जाते हैं, इसके 62 उपग्रह। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सेकंड नंबर पे 62, कहते हैं ना पहला याद करो और दूसरा भी याद करो, दूसरे को भी याद कर लो, तो ठीक है 62। अब आपको अरुण की तरफ ले जाते हैं कि अरुण ग्रह जो है वो आसमानी रंग का होता है, ठीक है, आसमानी नीले रंग का। ध्यान रखना, आसमानी रंग नहीं आया तो नीला आएगा ऑप्शन में। तो आसमानी रंग का होता है। और 287 क्या है इसका, सूरज से दूरी है, बहुत दूरी हो गई, और इतनी करोड़ किलोमीटर दूरी, इतनी दूरी है, ठीक है 287। और इसका जो व्यास है वो छोटा है, देखिए छोटे आकार का है। सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो आपके बृहस्पति और शनि है। और इसका व्यास क्या है, फिर इसका व्यास है, पर ये हमारी पृथ्वी से तो बड़ा ही है ना। पृथ्वी का 12,000 है, 12,000 कुछ इस तरीके से 756, और ये इसका कितना है 51,118। तो देखिए 51 आपका क्या है 51,118 क्या है इसका व्यास है, इतना बड़ा है। और ये 17 घंटे 14 मिनट में अपना घूर्णन, मतलब अपनी अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो पूर्ण करता है। 84 वर्ष में सूर्य के चक्कर लगाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है एक पूरी परिक्रमा करने में। तो एक पूरी परिक्रमा सूर्य की करने में उसे 84 वर्ष लगेंगे। और इसके उपग्रह भी 27 है, ये आपको ध्यान रखना है। वरुण लास्ट जो ग्रह है वो वरुण है, और वरुण एक गहरा आसमानी रंग का होता है। गहरा आसमानी हो गया तो बच्चों ये तो आसमानी हो गया, ये नीले रंग का हो गया ना, गहरा एकदम, बिल्कुल एकदम गहरा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये ठंडा ग्रह है ना, आए दिन इस पे बर्फ सी रहती है, एकदम बहुत ठंडा ग्रह है। तो ये ठंडे हैं, ये दोनों ही ठंडे ग्रह हैं, पर वरुण और ज्यादा ठंडा ग्रह हो गया क्योंकि दूरी और बढ़ गई, बहुत ज्यादा दूरी बढ़ गई। देखो यहाँ पे अरुण से भी ज्यादा और दूरी बढ़ गई, दुगनी पड़ गई। तो ये तो यहाँ पे तो पूरे क्या है बर्फ सी रहती है, बिल्कुल एकदम ठंडा ग्रह, इसको ठंडा ग्रह बोलते हैं। तो 449 पॉइंट यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये यहाँ 449.7 ये जो दिया गया है ये करोड़ किलोमीटर दूरी है। और इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है 49,528, ठीक है। ये 49,528 इसका व्यास है। 16 घंटे में ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है, अपनी अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे में। और 164.8 वर्ष में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है, सूरज की चारों तरफ की परिक्रमा। और 14 उपग्रह पाए जाते हैं, इसके कितने उपग्रह पाए जाते हैं 14। तो बताओ बच्चों, अभी आगे भी क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लगभग 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, तो आपको जितनी मैंने आज नॉलेज दी आपको समझ में आई, थोड़ा ग्रह के बारे में बताया। अभी हम बहुत सारी चीजें अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने जैसे सौर मंडल में बताया है कि इसमें तारा, अभी आपने तारों के बारे में समझा है कि तारा क्या है, ग्रह के बारे में समझा है, अभी उपग्रह के बारे में भी समझना है, यानी हमें चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा समझना है। और कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं पुच्छल तारे, उल्का, ये भी अभी अभी समझना है, अभी बाकी है। पूरा ज्योग्राफी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ लेंगे, पूरे तरीके से पढ़ लेंगे अच्छे से। और इसमें अक्षांश देशांत जो पृथ्वी की पूरी वो है स्थिति है वो भी हम पूरा क्या है उसकी भी गणना करेंगे, उसको भी बताएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में करें। और प्लीज मेरे एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप इस चीज को समझिए, व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़िए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे।
पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल भी बनाया जाएगा, वो जल्दी आपको उसके भी पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टेलीग्राम से ज्यादा बेटर आपको व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप ज्यादातर यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, और ये सब में काम आने वाली है। जो मैं नॉलेज आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे कॉम्पिटिटर एग्जाम में और हमारी छात्रवृत्ति के जितने भी कॉम्पिटिटर जो स्कूल लेवल पे चलते हैं उन सभी में आएगी। तो उन सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताया कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसकी हम एक अलग क्लास भी लेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक के बाद एक व्हाट्सएप चैनल पे मिलते जाएंगी। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बच्चों आप जरूर वहां से जरूर देखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को मतलब उधर जाके लिंक पे जैसे ही करेंगे तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल पर पीडीएफ और वो वहां पे मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करना। ओके, बाय।